हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 8 का साइंस को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 3 और इस चैप्टर में है संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। चैप्टर का टॉपिक है संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, जो एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस से लिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक को अगर हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, साइंस का चैप्टर 3 को अगर हम देखेंगे तो उस चैप्टर से जितने भी मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को इस नोट्स में लिया गया है और इस नोट्स के जरिए हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। तो संश्लेषित मीन्स होता है संश्लेषण करना, जोड़ना, एकत्रित करना। तो संश्लेषित तंतु या प्लास्टिक को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कपड़े के बारे में दिया गया है कि कपड़े कैसे बनते हैं और किस प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं कपड़ा, जो हम लोग कपड़ा को यूज करते हैं, पहनते हैं। तो कपड़ा का जो रेशा है वो प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा, दो प्रकार के रेशा से कपड़े बनाए जाते हैं। एक प्राकृतिक रेशे हो गए और दूसरे कृत्रिम रेशे। तो प्राकृतिक रेशे जो पौधे प्लांट से हमें प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और जो मनुष्य खुद बनाता है उसको कृत्रिम रेशे कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशे में हो गया कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम, या पौधों से अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है। तो यह इस प्रकार के रेशे को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है या फिर उसे संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। मनुष्यों द्वारा संश्लेषण किया जाता है, जोड़ा जाता है, या फिर कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी इसको कहते हैं। जैसे हो गया नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिकोट। या कृत्रिम रेशा हो गया नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिकोट। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर भी कहा जाता है। तो पॉलीमर किसको कहते हैं? रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां जो मिल करके एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, उसको पॉलीमर कहता है और इसको बहुलक भी कहते हैं। कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। कपास सेलुलोज से बना है और यह भी एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। बहुत सारी संख्या में ग्लूकोज का इकाई द्वारा सेलुलोज निर्मित होता है। और कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और यह कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयान भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है और जिससे काष्ठ और लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बना जाते हैं। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है और एक कृत्रिम रेशा है जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है और यह बहुत ही मजबूत होता है और इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए इसे रस्से बनाए जाते हैं। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। पॉलिस्टर का उपयोग। एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। एक्रिलिक भी एक संश्लेषित रेशा है जो ऊन से जैसा दिखाई देता है, जो ऊन के जैसा दिखाई देता है। सेट नहीं के होगा यहाँ पे, ऊन के जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह कृत्रिम ऊन है क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है। संश्लेषित रेशे के गुण धर्म ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे, तो संश्लेषित रेशे का यही गुण धर्म है कि ये शीघ्र सूखते हैं
आसानी से सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे भी होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसका रख रखाव की सुविधा, रख रखाव करने में भी सुविधा होता है। तो यह संश्लेषित रेशा का गुण होता है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। संश्लेषित रेशा जिस प्रकार का बहुलक है, उसी प्रकार से प्लास्टिक भी बहुलक है। कोई भी आकार दिया जा सकता है इसका, कोई भी आकार। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है प्लास्टिक का। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जिसको गर्म करने पर वह मुड़ जाता है और वह सरलतापूर्वक इसको यह मुड़ जाता है और विकृत हो जाता है तो इसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। जैसे हो गया पॉलीथीन और पीवीसी। प्लास्टिक का उपयोग खिलौनों, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने के निर्माण हेतु किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर नर्म किया जा सकता है, नर्म नहीं किया जा सकता है हीट दे करके, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जिसको हम नर्म नहीं कर सकते गर्म करके, ऊष्मा दे करके, तो उस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे हो गया बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट और मेलामाइन को अगर हम ऊष्मा देंगे तो इसको आप नर्म नहीं कर सकते, गर्म, यह नर्म नहीं होता है, तो इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। बैकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हाथों और बिजली की स्विच आदि बनाने में किया जाता है। बिजली का जो स्विच होता है और कुकर में जो हत्था लगा हुआ होता है, बैकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है बैकेलाइट। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। मेलामाइन भी एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक होता है और आग का प्रतिरोधक होने के कारण इसमें रसोई के जो बर्तन होता है, आग रोधी जो कपड़े होते हैं, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेलामाइन का। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है, अग्नि से बचाने का काम करता है। प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक जो है वायु और जल से के साथ रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। बिजली का तार प्लास्टिक से ढके होने के कारण यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। माइक्रोवेव ओवन में जो भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक पात्र उपयोग में किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में, जिस पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और भोजन भी पक जाता है, परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो ये माइक्रोवेव उसी तरह से बनाया जाता है। माइक्रोवेव ओवन वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैव निम्नीकरण क्या कहलाता है, किसको कहते हैं? वह पदार्थ, उस प्रकार का पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, वो जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित होता है उसको निम्नीकरण प्रक्रिया कहा जाता है, और जो सरलता से विघटित नहीं होता है उसको अनिम्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है। पर्यावरण के लिए इसीलिए प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वह विघटित नहीं हो पाता है और कई वर्षों तक वह ज्यों के तो बना रहता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4R, जो पर्यावरण हितैषी है, उपयोग कम करिए।
पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति। यह जो है 4R जो है पर्यावरण हितैषी है, उसको उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज करिए उसको, पुनः चक्रण रिसाइकल करिए और पुनः प्राप्ति रिकवर करिए। तो इस चैप्टर से आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो आइए, इस चैप्टर का जो सबसे पहला प्रश्न है, कपड़े कितने प्रकार के रेशों से प्राप्त होते हैं। तो कपड़े हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है कि कपड़े 2 प्रकार के रेशों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्राकृतिक रेशे एवं उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो कुछ प्राकृतिक रेशे में हो गया कपास, पौधे से मिलता है, ऊन जंतुओं से मिलता है, रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। तो ऐसे रेशे जो मनुष्यों द्वारा तैयार किया जाता है, मनुष्य समवाय तैयार किया जाता है करता है, उस रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं या फिर कृत्रिम रेशे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान क्या है, इसमें कृत्रिम रेशे क्यों कहते हैं, इसे रेयान को कृत्रिम रेशे क्यों कहा जाता है और यह क्या है। तो रेयान रेशम के समान गुण वाला रेशा है। रेयान क्या है, रेशम के जैसा ही गुण है रेयान में, और इसे वैज्ञानिकों द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा है। चूँकि रेयान रेशम के समान बुना जा सकता है और गुण भी समान होते हैं, रेशम के समान ही रेयान में गुण होता है और रेशम के जैसा ही इसको बुना जाता है, इसलिए रेयान को कृत्रिम रेशे कहते हैं। रेयान क्या है, कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। तो नायलॉन जो है इस्पात के तार से भी मजबूत होता है, संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PET क्या है। तो एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है पेट, जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे के एक हानिकारक गुण लिखिए। संश्लेषित रेशा का क्या हमें हानि पहुंचाता है, हानिकारक गुण क्या है। तो संश्लेषित रेशा का हानिकारक गुण है, संश्लेषित रेशे से जो वस्त्र बनते हैं उसमें यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में वो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। अगर कपड़ा में आग लग जाए तो जो मनुष्य पहना हुआ है उसमें चिपक जाता है। यह बहुत ही हानिकारक गुण है संश्लेषित रेशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रिलिक क्या है। एग्रिलिक क्या है, तो ऐसे ऊन जो प्राकृतिक रेशे से ना प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उसे एग्रिलिक कहते हैं, जिसमें ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे एग्रिलिक से ऊनी वस्त्र को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे के गुण लिखिए। तो संश्लेषित रेशा का गुण है, पहला है ये शीघ्र सूखते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा है कि यह रख रखाव में सुविधाजनक होता है। संश्लेषित रेशे का गुण है। और हानिकारक है, हानि है संश्लेषित रेशे में यही है कि वह जो है अगर उसमें उस कपड़ा में आग लग जाता है तो उस व्यक्ति में, जो पहना हुआ व्यक्ति है, उसमें चिपक जाता है। तो यह बहुत ही हानिकारक गुण है उसका। प्लास्टिक किसे कहते हैं। प्लास्टिक क्वेश्चन में है कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक जो है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे हम लोगों ने ऊपर में देखा, थर्मोप्लास्टिक को भी देखा था और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेलाइट क्या है। तो इसके 2 उपाय लिखे। तो बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली की स्विच और बर्तन के हत्थे, जैसे कुकर में जो हत्था लगा होता है उसमें भी उपयोग इसका किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का।
क्योंकि इस यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए अगर हम कुकर को हैंडल को देखते हैं, पूरा कुकर गर्म होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है और साथ ही विद्युत का भी कुचालक होता है। इसलिए इसमें थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम बताइए जो सबसे अधिक ऊष्मा सहता हो। तो यह जो सबसे अधिक ऊष्मा सहने वाला प्लास्टिक है वह मेलामाइन है। मेलामाइन सबसे अधिक ऊष्मा सहने वाला प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों को उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उनका भार हल्का होता है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी से इसको लाया जा सकता है। तो यह जो है प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होता है, प्लास्टिक का पात्र, क्योंकि उसका भार भी हल्का होता है, कम कीमत का भी होता है, आसानी से उपयोग में इसको लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो अंतर है उसको हमने ऊपर भी देखा है, तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है एक गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। अगर इसको गर्म किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक को उष्मा दिया जाता है तो यह सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अगर उष्मा दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो यह नहीं मुड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस है कि थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने और बर्तन बनाने में किया जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग बर्तन के हाथे जैसा गर्मी सहने वाला सामान बनाए जाते हैं, जिसको उष्मा और विद्युत का वह कुचालक होता है और यह गर्म नहीं हो पाता है। तो इसलिए यह कुकर का जो कुकर होता है उसमें हत्था बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है और कई प्रकार के बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए कि डेंगची के हाथे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या समझते हैं। प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से डेंगची के हाथे क्यों बनाए जाते हैं। तो इसमें उष्मा सहने की क्षमता होती है। डेगची जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो उसको बोल रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है। तो यही कारण है कि उसमें उष्मा सहने की उसमें क्षमता होती है और गर्म नहीं होता है, जिसके कारण इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों को परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों। तो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक होता है। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक होता है, इसलिए आग बुझाने वाले कर्मचारियों को परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में क्या अंतर है। तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा घटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, और जो जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, छिलका, कागज और खाद्य पदार्थ हो गया, और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अब घटित नहीं होते हैं वे जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन कई वर्षों तक ज्यों का त्यों बना रहता है, पर्यावरण का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि आसानी से अब घटित नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रकार का पदार्थ जो है जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के से कि कपड़े कितने प्रकार के प्राप्त रेशे से बनते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा था ऊपर में भी, तो प्राकृतिक और कृत्रिम 2 प्रकार के रेशे से कपड़े बनते हैं। कुछ प्राकृतिक रेशे का नाम बताइए। तो हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था इस प्रश्न को, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। संश्लेषित रेशे क्या है। तो ऐसे रेशे जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है उसको संश्लेषित रेशे कहते हैं। रेयान क्या है। तो इसमें कृत्रिम रेशम रेयान क्या है, और कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं रेयान को, क्योंकि रेयान जो है रेशम के समान गुण वाला ही रेशा होता है रेयान, और इसीलिए इसको इस रेशे को कृत्रिम रेशम कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा काष्ठ लुगद से रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है रेयान को, चूँकि रेयान रेशम के समान बुना जा सकता है और गुण भी समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। तो नायलॉन हो गया। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।